पहला सर, आपकी पैदाइश 1947 की है और लाहौर की है, और मेरे जितने दोस्त यहाँ पे हैं और बहुत सारे दोस्त जो कैमरे पे आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, वो लोग भी लाहौर कभी गए नहीं। हमने सुना ज़्यादा है लाहौर के बारे में कि कोई एक जादुई शहर है जिसके बारे में शायर लिख के चले गए। तो अब हम पढ़ ही पाते हैं, गए तो नहीं हैं, बहुत कम लोगों को मौका मिला है। तो आप अपने बचपन के लाहौर को थोड़ा बांटिए हमसे, हमको बताइए कैसा शहर था। देखिए, मेरा जन्म 24 फरवरी 1947 को हुआ है, पार्टीशन से ज़रा पहले। उस ज़माने में महल लाहौर की पॉपुलेशन 700,000, 7 लाख थी। इट वाज अ पेटीट, नीट, क्लीन सिटी। महल उस ज़माने में, दिल्ली भी ऐसा होगा। तो ये जो ट्रेंड मॉडर्नाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ है और ये शहरों का शेप बढ़ के बहुत बड़ा हो गया है, वो लाहौर मेरे लिए भी एक और सी दुनिया है। जो हमारा लाहौर था वो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर और सिविल लाइन जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था कैनाल बैंक के। तो मेरी याद लाहौर की जो है वो, मैंने हमेशा कहा है कि माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड हैज़ ऑलवेज बीन लाहौर एंड शी हैज़ नेवर बिट्रेड मी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कितनी उससे मोहब्बत मैं समझता हूँ मेरी है। जो मुझे ट्रेजेडी लगती है कि यही जज्बा लाहौर के हिंदुओं और सिखों का था। उनके घर, उनके मोहल्ले, उनकी दुकानें, ये सारी थी। 47 ने उस हकीकत को तबाह कर दिया। तो मेरे पास तो प्रिविलेज है कि मैं जब चाहूँ लाहौर जा सकता हूँ, लेकिन वो लोग जिनके ख़ानदान, जिनके बुज़ुर्ग जो हैं लाहौर से उतनी मोहब्बत करते हैं, हाँ, दिल्ली में बहुत फैमिलीज हैं। जी जी, उनके लिए मुमकिन नहीं है। और वाइसी वर्सा, इधर से जो लोग गए हैं, जालंधर से, लुधियाना से, दिल्ली से, उनकी महफ़िलों में भी अपने पुराने घरों का, अपने पुराने वो नेबर्स का जिक्र होता है। क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही है ना, द लाइफ स्टोरीज़ योर एक्सपीरियंसेस। और 47 का अगर ट्रॉमा हम उसमें से निकाल दें तो मेरे ख़्याल से कंपैरेटिव हिस्ट्री के अंदर लोगों का एक दूसरे के साथ मिल के रहना, मज़हबों का अलग होना और बेतहाशा राइट्स और रिचुअल्स का मुख्तलिफ होने के बावजूद लोग अमन से, अंडरस्टैंडिंग से ही रहा करते थे। 47 ब्रॉट दैट टू एन एंड। और 65 वॉर के बाद एक दीवार खड़ी हो गई। अगर कहें तो एक मिसाल मैं उसकी दे दूं आपको। मेरी किताब जो है द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड, अगला सवाल मेरा, हाँ जी, उसी पे था। तो ये जब छपी तो 2013 में मुझे हिंदुस्तान बुलाया गया और ऐसी टॉक्स के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगह जा रहा था। तो 4 मार्च 2013 को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में मुझे दावत दी गई। तो अभी जो तरीका है फॉर्मल तो ये है कि आपने अंग्रेज़ी में तकरीर करनी है और उसी में सवाल जवाब होंगे। तो वो भी हो गया। पंजाब पे, मेरी किताब पे, मेरी रिसर्च पे जो थी गुफ्तगू हुई। उसके बाद जब वो फॉर्मल ख़त्म हो गया तो मैं वो डायस से उतर के तो स्टूडेंट्स के अंदर आ गया और मैंने पंजाबी में बातें शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं और फिर एक लड़की ने हिम्मत करके कहा, सर तुसी तो बड़ी सोहनी पंजाबी बोल दे हो। नाउ व्हाट डज़ इट प्रूव कि उस बेचारी को ये पता नहीं था कि ये अमृतसर और लाहौर वर ओनली 31 माइल्स 48 किलोमीटर्स। और पार्टीशन से पहले अमृतसर से लोग आते थे लाहौर, मुगलपुरा वर्कशॉप जो रेलवे की थी, रोज़ काम करने, और बिजनेसमैन दोनों शहरों से आते थे एक दूसरे के साथ। शी डिडंट नो कि अक्रॉस द बॉर्डर 1 मिलियन पंजाबी स्पीकर्स लिव। उसने शायद ड्रामों में यही देखा था कि ये उर्दू बोलने वाले हैं। तो इस हद तक एक तो है ना बॉर्डर, एक है कि एक मेंटल बॉर्डर भी 65 वॉर के बाद कायम हुआ। आपके लिए भी स्ट्रगल था सर ये, मतलब जैसे बीइंग अ पंजाबी किड और सिलेबस उर्दू में है और ये मतलब आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप आंसर्स उसी में लिखेंगे, मतलब उर्दू का जो प्रभुत्व एक तरह से हुआ पाकिस्तान में, तो आपको भी मतलब क्योंकि आपकी शुरुआती पढ़ाई तो लाहौर की ही है,
तो आपको थोड़ा सा ब्रिज करना पड़ता था कि दिमाग में पंजाबी में आ रहा है लेकिन लिखना उर्दू में पढ़ रहा। इसकी भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दे दूँ। मेरी वैसे एजुकेशन सारी अंग्रेज़ी वो सेंट एंथनीज हाई स्कूल में हुई, तो वहाँ ये असूल था कि कोई पंजाबी या उर्दू नहीं बोलेगा। तो एक जगह किसी ने जाके कह दिया, क्लास फेलो ने मैडम को, कि ये बाद में पंजाबी बोल रहे थे। तो शी कॉल्ड मी फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तो मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ, तो मैंने कहा नो मैम आई फेल एंड हर्ट माई नी सो आई सेड हाय। तो उन्हें थोड़ी देर के बाद कहा नो यू शुड हैव सेड ओह। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब चोट लगती है तो जाहिर है मैं पंजाबी में ही कहूँगा ना, बट मैडम ने कहा कि वो दुख भी जो आपका है ना अंग्रेज़ी में होना चाहिए। तो उर्दू का कुछ इसी किस्म का मसला है कि नेशनल ज़ुबान क्योंकि पाकिस्तान की उर्दू बनी, तो जैसे जैसे पाकिस्तान में ये ग्रिप स्टेट की सोसाइटी पे ज़्यादा मजबूत होती गई तो उर्दू को प्रमोट किया गया। और पंजाबी की ट्रेजेडी ये है कि ऑल्दो नाउ हम 55% हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ओवरवेलमिंगली पंजाबी हैं, ब्यूरोक्रेसी पंजाबी, बिजनेस कम्युनिटी पंजाबी। इनके बावजूद पंजाबी में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में आप तकरीर नहीं कर सकते, उर्दू में करनी पड़ती है। इस पे एहतजाज भी हुआ यानी प्रोटेस्ट, और फिर सुना है कि अब ये है रूल कि स्पीकर से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है पंजाबी में बोलने के लिए, बट जनरली कहा जाता है कि आप उर्दू में बोलें। एक बहुत बड़े राइटर हैं, महल आप सब जानते होंगे, सादत हसन मंटो। हाँ जी, उन्होंने सारा ही उम्र उर्दू में लिखा, लेकिन उनका अपना ये कहना था कि जब पंजाबी उर्दू बोलता है तो लगता है झूठ बोल रहा है। हाँ जी, तो ये मेरा हाँ जी भी जो लोग कहते हैं यार ये जब तुम कहते हो ना अपने वीडियोस में तो दैट बिट्रेज यू एज अ पंजाबी। तो पंजाबी के साथ पंजाबी रूलिंग एलीट ने ही जुल्म किया है। सिंधियों ने तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं ना कब्ज़ा किया हुआ या उनका होल्ड नहीं है, ना पख्तूनों का है। ये इसके रूट्स जाते हैं पार्टीशन से पहले जो एक मौक़िफ़ बना, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना कि उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स, विच वाज एंटायरली मिसलीडिंग, फॉल्स। और हालांकि आप देखें अंग्रेज़ों ने उर्दू एजुकेशन वो पंजाब में लेके आए, तो एक वजह यह है कि सब उस ज़माने के लोग हिंदू, मुस्लिम और सिख जो स्कूलों में पढ़ते थे पार्टीशन से पहले, दे वर ऑल प्रोफिशेंट इन उर्दू। तो जो 3 बड़े उर्दू लिटरेचर के नाम हैं, सादत हसन मंटो, राजेंद्र कृष्ण और राजेंद्र सिंह बेदी, ये तीनों उर्दू में लिखते थे। तो पंजाबियों का उर्दू के साथ ये रिश्ता भी है। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद तो चांस था ना कि आप अपनी ज़ुबान की तरफ रजूह करें, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की पावर एलीट को समझ आई, उन्होंने उर्दू को समझा कि ये ही ज़ुबान है जो हर जगह पढ़ाई जानी चाहिए और प्रमोट की जानी चाहिए।